हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है बेटा? एक बार बता दो। वीडियो क्लियर है? चेक करिए एक बार फटाफट से, क्या आप मुझे सुन और देख पा रहे हैं? एक बार चेक करिए सब लोग। अरे कुछ नहीं हो रहा है, सही चल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स को। फटाफट से चैट में बता दीजिए क्या आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है। अगर आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है और ऐसा लग रहा है कि जो मैं बोल रहा हूं वो मैच कर रहा है आपके साथ, है ना, आपको मेरी आवाज अच्छे से सुनाई दे रही है, तो एक बार चैट में यस और ओके लिख दो। जल्दी बताओ बेटा। वॉइस स्लो है? वॉइस स्लो है अब? ठीक है, सही है बेटा। एक बार जरा चेक करो क्या ऑडियो वीडियो मैच कर रही है। अगर मैच कर रही है यस लिखो, नहीं कर रही नो लिखो, तो मैं दोबारा रिफ्रेश करूंगा, लेक्चर को स्टार्ट करेंगे ताकि हम लोग प्रॉपरली स्टार्ट कर सके। स्टार्ट करें? जल्दी बताओ, स्टार्ट करें फटाफट से। स्टार्ट करें जल्दी से, फर्स्ट फर्स्ट जल्दी बताओ बेटा, स्टार्ट करने वाले? यस। आवाज फट रही है क्योंकि साउंड बढ़ गया है। अब बताओ सही आ रही है? अब आवाज सही आ रही है? आवाज आ रही है बेटा? देखो, चेक करो एक बार। अब ठीक आ रही है? यार स्टार्ट करते हैं ना, फटाफट से चैट में चेक करिए। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। परफेक्ट है, जेनेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। जो बच्चा मिसमैच लिख रहा है एक बार फिर से ज्वाइन कर लो। कोई मिसमैच नहीं है, कोई मिसमैच नहीं है, जेनेटिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। कोई मिसमैच नहीं है, जेनेटिक्स को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। स्टार्ट करें? चलो मैं एक बार रिफ्रेश कर रहा हूं, कुछ बच्चों ने बोला है मिसमैच है, मैं एक बार रिफ्रेश कर रहा हूं। 1 मिनट की, देखो बेटा, अगर हम प्रॉपरली स्टार्ट ना करें, सारे बच्चे को नहीं अच्छे से सुनाई दे तो दिक्कत है। हो सकता है कुछ की सही आ रही हो, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं, उसके बाद बताना मिसमैच है कि नहीं। ठीक है बेटा? यस यस। चलिए अब बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। अब बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है? जल्दी जल्दी बेटा, फास्ट। अब ठीक है? अब ठीक है, स्टार्ट करें? शैल वी स्टार्ट? सर हमारे 15 मिनट वेस्ट हो गए। नहीं होंगे, मैं आगे करा रहा हूं चीजें। मिसमैच है? ठीक है, ठीक है। आरती बेटा, मेरे को एक पॉपुलेशन इंटरेक्शन कराना है, वो मैं करा दूंगा, छोटा सा टॉपिक है, आजकल मैं करा दूंगा। ठीक है? ठीक है, स्टार्ट करें? चलिए, आज हम जेनेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, और जेनेटिक्स में स्टार्ट करने से पहले आप में से किसी भी बच्चे को अगर कुछ आता नहीं है जेनेटिक्स में, तो घबराना नहीं, आपको पूरी जेनेटिक्स समझ में आएगी। पर जितना जितना मैं बोलता जाऊं उतनी उतनी प्रैक्टिस आप करते हुए चलेंगे। मैं हर लेक्चर के बाद आपको 2-3 चीजें देने वाला हूं। सबसे पहले मैं डोपा जरूर दूंगा, और डोपा में क्वेश्चन की संख्या बढ़ाकर हम 15 कर रहे हैं, पहला पॉइंट हो गया।
दूसरी चीज है, मैं क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके साथ मैं आपको जेनेटिक्स की हर लेक्चर के बाद मतलब एक पीडीएफ, हाथ से लिखी हुई पीडीएफ भी अपलोड कराऊंगा बैच में। एक्स्ट्रा डीपी, जहां पर डीपीपी अपलोड है वहीं पर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको अपलोड कराऊंगा। मान लो एक लेक्चर या 2 लेक्चर के बाद ऐसे करके हाथ से लिखे हुए, मतलब हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। उससे आपको क्या रहेगा, उससे आपको बढ़िया मतलब एकदम बढ़िया प्रैक्टिस होने वाली है। क्योंकि जेनेटिक्स में क्वेश्चंस बेटा इंपॉर्टेंट हैं, आपको बेसिक समझ आना चाहिए, आपको सारी चीजें बढ़िया से बननी चाहिए। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं कि बिना जेनेटिक्स के क्या सिलेक्शन हो पाएगा, बायो में टोटल क्वेश्चन दोनों चैप्टर के मिला के 12 से 13 आएंगे, हो सकता है इस बार 14 आ जाएं क्योंकि कुछ चैप्टर की वेटेज घटी है। यस यस यस। तो आप में से जो भी बच्चे ये सोचते हैं कि उन्हें जेनेटिक्स आती है, तो फिर लेक्चर्स देखो ध्यान से स्टार्टिंग के, या अगर आप लेक्चर नहीं भी देखते हो तो नोट्स बढ़िया से फॉलो करो, सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, एटलीस्ट डोपा जरूर सॉल्व करो, ये आपने जरूर करना है, ठीक है। और जिनको लगता है मुझे बिल्कुल नहीं आती, लेक्चर फॉलो करो, बढ़िया से ध्यान से देखो, आपको सारा बनने लगेगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आने वाला 1 महीना हम लगभग जेनेटिक्स पढ़ रहे होंगे, दोनों चैप्टर मिला के लगभग 1 महीने के अराउंड टाइम कम से कम लगेगा। तो आपको मेहनत करनी है। 10 लेक्चर के आसपास तो इस चैप्टर में लगेंगे, 10 के आसपास अगले में भी लगेंगे। तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि ये जो दिसंबर का लास्ट, जनवरी पूरी आपकी लगभग दोनों चैप्टर में चली जाएगी, और उस बीच में मैं माइक्रोब्स और लिविंग वर्ल्ड भी करा दूंगा। इस तरीके से हमारा प्लान है। फिर आपके 10 दिन के अंदर, जो हम लोग 10 फरवरी की बात कर रहे हैं, 3 चैप्टर इकोलॉजी, फिर रिवीजन की बारी, ठीक है। यस, ये प्लान है। सही है, बिल्कुल सही है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने प्रोटोन से कर लिया है, वो देखे, एंजॉय करे, और उसके बाद फिर उसकी डीपीपी जरूर सॉल्व करे, ठीक है, तो मजा आएगा। स्टार्ट करेंगे। और मैं फिर बोल रहा हूं, प्लीज क्वेश्चन सॉल्व करना। इस साल मैं ज्यादा क्वेश्चंस कराऊंगा पिछले साल से भी, मतलब मैंने लास्ट ईयर भी पढ़ाया था, मैंने काफी क्वेश्चंस कराए थे और बहुत बेसिक से पढ़ाया था। इस साल मैं और ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि 13 क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, 13 दोनों चैप्टर मिला के। तू मल्टीप्लाई कर ले जरा 13 को, 52 मार्क्स के आसपास है। 13 क्वेश्चन, समझ रहा है? 13 क्वेश्चन का मतलब है पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या पूरी ऑर्गेनिक या पूरी फिजिकल के बराबर क्वेश्चन इन 2 चैप्टर्स हैं लगभग। तो क्या हम इसे छोड़ के जा पाएंगे? कभी नहीं। क्या हमें इसे बढ़िया से करना चाहिए? यस, ठीक है, क्लियर है? यस 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 यस। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के नोट्स हैं तो चल जाएंगे, वो ऐसी बात नहीं है, उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होगा, पर ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं। मैं चैट को प्राइवेट कर दूं क्या? चैट को प्राइवेट कर दूं, तब खोलूंगा जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है बेटा? यस, चैट को प्राइवेट कर देता हूं, और मैं तब खोलूंगा जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा चैट को, तभी मैं ओपन करूंगा। और मैं फिर बोल रहा हूं, आज आपने पहली क्लास करी, फिर दूसरी क्लास छोड़ दोगे, फिर बैकलॉग हो जाएगा। अगर जेनेटिक्स का बैकलॉग हुआ तो बहुत मुश्किल है कवर होना। यस, ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे। चैट प्राइवेट, ताकि आपका ध्यान भटके नहीं। सबसे पहले जेनेटिक्स में आज हम लोग बेसिक्स पढ़ेंगे। बेसिक्स में बहुत सारी चीजें हैं। जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है, लोकस क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्या होता है, डायहाइब्रिड क्या होता है, जीन किसे कहते हैं, ये सारी बातें आज हम लोग करने वाले हैं। अगर आपको कुछ भी जेनेटिक्स नहीं आती है, आपको आ जाएगी आज। आपको बहुत सारी बातें पता चलने वाली हैं। आपको क्वेश्चंस डील करना समझ में आने लगेगा। यस, ठीक है, क्लियर है? चलिए स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स पे, पर मैं आपको थोड़ा टॉपिक का आइडिया दे देता हूं। आज हम लोग बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स करेंगे। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, पर इसका इंपैक्ट पूरे चैप्टर पे रहेगा। उसके बाद मेंडेलियन जेनेटिक्स जब हम करेंगे, वहां पर हम क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे, मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये वाली चीजें हम लोग यहां पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा आपने काफी सारे क्रॉस सुने हुए हैं, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, ये सारी चीजें हम लोग यहीं पर पढ़ेंगे। मेंडेलियन जेनेटिक्स वाला जो पार्ट है इसमें। यस और नो? यस सर। फिर हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसे हम जीन इंटरेक्शन कह रहे हैं। उसमें हम लोग इन पर फोकस करेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, प्लियोट्रॉपी, मल्टीपल एलील। इन तीनों को मिलाकर मैं चैप्टर का पार्ट 1 मानता हूं। मैं मानता हूं ये चैप्टर 3 हिस्सों में है। इन तीनों को मिलाकर मैं पार्ट 1 मानता हूं चैप्टर का, जिसमें हम बेसिक्स पढ़ते हैं, मेंडल की जेनेटिक्स पढ़ते हैं और जीन इंटरेक्शन पढ़ते हैं। इन तीनों को मिलाकर पार्ट 1 में मानता हूं।
मेरा ये मानना है कि पार्ट 1 के आपको कुछ कम से कम नहीं तो मुझे अराउंड 100 to 150 क्वेश्चन का एक टेस्ट लेना चाहिए जब ये पार्ट 1 कंप्लीट हो जाए। जब ये पार्ट 1 कंप्लीट हो जाए तो मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चंस का एक टेस्ट इस साल नहीं बनाऊंगा फिर आपके लिए वाले, ये होना चाहिए। तो हम पार्ट वाइज लेके चलेंगे। सबसे पहले हम पार्ट 1 की बात करने वाले हैं, ठीक है कि नहीं? यस और नो? यस सर। तो पार्ट 1 इनके अराउंड रहता है, इनके अराउंड रहता है। पार्ट 2 में आ जाती है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, लिंकेज और सेक्स डिटर्मिनेशन। इसको अपने पार्ट 2 मान लेते हैं चैप्टर का। फिर अगर मैं बात करूं म्यूटेशन, क्योंकि म्यूटेशन से ही जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, पेडिग्री, ये मेरे पास आ जाते हैं पार्ट 3 में। तो अगर मैं आपसे कहूं कि कितने क्वेश्चंस करने वाले, मैं बता देता हूं। अगर 10 लेक्चर अपने रख रहे हैं तो कम से कम 15 क्वेश्चन के हिसाब से 150 क्वेश्चन तो अपने पास डोपा में होंगे। अगर मैं इनके 150 क्वेश्चन और दे देता हूं तो आपके पास लगभग, मैं आपको इस चैप्टर के, जिसके मैं सॉल्यूशन खुद रिकॉर्ड करके दूंगा, लगभग 600 क्वेश्चन करा दूंगा। जो बच्चा उसके अराउंड ही पढ़ लेगा पूरा डोपा और उन क्वेश्चंस को कर लेगा, उसका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं फिर बोल रहा हूं, समझ के करना है, जैसे जैसे कराता जाऊं वैसे वैसे करना है। यस यस, ठीक है। साइड कट रहा है, कैसे कट रहा है भाई? कि कैमरा हल्का टेढ़ा हो गया। एक सेकेंड देना बेटा। चलो आज ऐसे कर लो, फिर मैं अभी ज्यादा छेड़ूंगा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है? हाँ ठीक है बेटा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब साइड दिख रही होगी आपको। यस, चलिए स्टार्ट करेंगे। हमें स्टार्ट करना है आज, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। पहला दिन है इसका जेनेटिक्स का और एकदम बेसिक पे होना चाहिए। मुझे डीएनए, जीन, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, इसकी नॉलेज चाहिए प्रॉपर। मुझे क्रोमैटिन, क्रोमैटिड, क्रोमोसोम कैसे बदलते हैं फेजेस ऑफ सेल साइकिल में, इसकी नॉलेज चाहिए। मुझे जीनोम, जीनोटाइप, फिनोटाइप, जीन पूल, ये क्या होते हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। मुझे पता होना चाहिए हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के बारे में। मुझे पता होना चाहिए कि जीन, कॉन्सेप्ट ऑफ कैरेक्टर और ट्रेट क्या होता है। मुझे लोकस के बारे में पता होना चाहिए। आज ये सारे छोटे छोटे टॉपिक करेंगे। आप में से कुछ बच्चे पूछ सकते हैं, सर हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं आपसे, क्या टॉपिक नोट करे कर सकते हो? नहीं तो आप थोड़ी सी जगह छोड़ लो, बाद में पीडीएफ से लिख लेना, क्योंकि मैं आज आपको अब पहले टॉपिक से लेकर चल रहा हूं। बस आपने चैप्टर का नाम डालना है, आधा पेज छोड़ना है या थोड़ा सा जगह छोड़नी है, ताकि आप टॉपिक नोट कर लो, ताकि आपको पार्ट 1 हेडिंग डाल लो। पार्ट 1 में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स से। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 1 बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स से। इन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 01 बेसिक्स पढ़ेंगे जेनेटिक्स का, मतलब इसमें पहला टॉपिक अपने ले रहे हैं, बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स पे जा रहे हैं। बेसिक्स पढ़ाने वाला हूं पार्ट 1। एक तरीके से पार्ट में कैसे डिवाइड कर दिया मैंने, पार्ट 1 में ये बात करेंगे, ये बात करेंगे, ये बात करेंगे, पार्ट 2 में इनकी बात करेंगे और पार्ट 3 में इनकी बात करेंगे। क्या आप तैयार हो बिल्कुल पढ़ने के लिए? एकदम मुझे दिखना चाहिए चैट में कि यस सर हम रेडी हैं। तो हम पहले पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। एकदम चैट में दिखना चाहिए कि यस हम रेडी हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं बेटा आपके अनुसार बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, और ये जो मंथ एंड हो रहा है ना दिसंबर, तुम्हें जेनेटिक्स में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मिल जाएगी। कुछ छुट्टियां भी रहेंगी 1-2, तो तुम्हें प्रैक्टिस करने का समय मिल जाएगा। चले चले बेटा, यस यस। चलिए चैट प्राइवेट ही रहने देंगे, क्वेश्चंस पे बात करेंगे। बिल्कुल आप रेडी हैं, हमें समझ में आ गया। चैट प्राइवेट रहने देंगे और बिल्कुल हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस पे। बिल्कुल हम बात करने वाले हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है? क्लियर है? स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहला चीज हम बताने वाले हैं, डीएनए किसे कहते हैं, डीएनए किसे कहते हैं, क्रोमैटिन किसे कहते हैं और क्रोमोसोम किसे कहते हैं। हमने ये जो धागा बनाया है इसको हमने क्या बोल दिया है, डीएनए बोल दिया। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट डीएनए के बारे में जानते हैं। डीएनए क्या होता है बेटा? एक थ्रेड होता है और साथ के साथ वो क्या है, न्यूक्लिक एसिड है।
इस बात में किसी को डाउट है? न्यूक्लिक एसिड है, एक थ्रेड है, न्यूक्लिक एसिड है, और नॉर्मली कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है। नॉर्मली कैसा होता है? डबल स्ट्रैंड होता है। नॉर्मली हमारे पास क्या होता है? डबल स्ट्रैंड होता है। यस और नो? जब डीएनए को हम कंडेंस कर देते हैं ऐसे, तो इसको हम नाम देते हैं क्रोमैटिन। इसको हम नाम देते हैं क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन जो होता है, ध्यान देंगे बेटा, क्रोमैटिन क्या होती है? कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम होती है, नहीं, कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए होती है। जब डीएनए को मैं कंडेंस कर देता हूं, कंडेंस समझ में आता है, जब डीएनए को मैं कम जगह में कर देता हूं तो क्या बन जाता है? क्रोमैटिन बन जाता है। मेरा अगला सवाल यह है, क्या क्रोमैटिन में सिर्फ मेरे पास डीएनए होता है? नहीं, क्रोमैटिन में मेरे पास क्या क्या होता है? सुन लो ध्यान से। क्रोमैटिन में मेरे पास डीएनए होता है, साथ में कुछ प्रोटीन होती है, और साथ में थोड़ा सा बना हुआ आरएनए होता है। साथ में थोड़ा सा बना हुआ क्या होता है? आरएनए होता है। यस और नो? बताइए। दूसरी चीज आप यह भी देख पाओगे, ये वाला क्रोमैटिन कम कंडेंस है, ये वाला ज्यादा कंडेंस है। जैसे मैंने ये प्रोटीन बना दी, मैंने क्या करी? प्रोटीन बना दी। मैं यहां पर यह कह रहा हूं बेटा, मैं आपको यहां पर यह कह रहा हूं कि क्रोमैटिन क्या है? कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए है। इसकी नीड क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं नीड ऑफ कंडेंसेशन, इसको नीड क्या पड़ी कंडेंस करने की? नीड ऑफ कंडेंसेशन की क्या जरूरत पड़ी? क्या जरूरत पड़ी? बताइए। नीड ऑफ कंडेंसेशन की जरूरत क्या पड़ी? टू कीप इट इन लेस स्पेस। कम जगह में रखने के लिए मुझे इसको कंडेंस करना पड़ा। तो आप सारे बच्चे ये चीज देखेंगे बेटा, आज सारे बच्चे ये चीज देखेंगे कि जैसे मान लो मेरे पास ये सेल है, सेल के अंदर ये मेरे पास क्या है? न्यूक्लियस है। ये मेरे पास क्या है? न्यूक्लियस है। यस और नो? यस सर। इस न्यूक्लियस के अंदर मुझे डीएनए मिलेगा, लेकिन कंडेंस फॉर्म में मिलेगा। इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? क्रोमैटिन का नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन में डीएनए तो होता ही होता है, प्रोटीन होती है और आरएनए होता है। कुछ क्रोमैटिन ज्यादा कंडेंस है, जैसे ये वाला जो है वो ज्यादा कंडेंस है, और कुछ कम कंडेंस है। कम कंडेंस वाले को बोलते हैं क्या? कम कंडेंस वाले को बोलते हैं यूक्रोमैटिन। क्या बोलेंगे बेटा? यूक्रोमैटिन, जो ये है। और ज्यादा कंडेंस वाले को क्या बोलेंगे? हेट्रोक्रोमैटिन। क्या बोलेंगे? हेट्रोक्रोमैटिन बोलेंगे। कोई डाउट है यहां तक? तो क्रोमैटिन हमारे पास दो टाइप का हो गया। क्रोमैटिन हमारे पास दो टाइप का हो गया। एक हो गया लेस कंडेंस। लेस कंडेंस तो उसको हमने क्या बोला? यूक्रोमैटिन बोल दिया। यस। और ज्यादा कंडेंस उसको अपने ने क्या नाम दे दिया? हेट्रोक्रोमैटिन नाम दे दिया। इस बात में कोई दिक्कत है? बताइए। इस बात में कोई दिक्कत है? बताइए। ठीक है, इस बात में कोई दिक्कत है? बताइए। लेस कंडेंस और मोर कंडेंस की हमने बात कर ली। क्लियर है कि नहीं? बताइए यहां तक। तो और क्रोमैटिन की कंडेंस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। तो क्रोमोसोम क्या है? व्हाट इज क्रोमोसोम? कंडेंस फॉर्म ऑफ किसकी? क्रोमैटिन की। और ये कब विजिबल होता है? जब सेल डिवाइड करता है। ये कब विजिबल होता है? विजिबल व्हेन सेल डिवाइड। व्हेन सेल डिवाइड। यस और नो? यस और नो? यहां तक कोई डाउट है? पहले बता दो। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? बताइए। यहां तक कोई डाउट है? नहीं, कोई डाउट नहीं है। अब मैं सवाल शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे बेटा, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। पहला क्वेश्चन ये, क्रोमैटिन प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट ए
मैंने लिख दिया स्किन सेल, बी मैंने लिख दिया ईस्ट सेल, सी मैंने लिख दिया ई कोलाई, डी मैंने लिख दिया मान लो क्लमाइडोमोनास। अब आपको आंसर कैसे करना है, आपको यह समझना है, आपको यह समझना है बेटा कि क्रोमैटिन हमेशा यूकैरियोटिक सेल के लिए यूज करते हैं। यहां पर सी जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल है, सी जो है प्रोकैरियोटिक सेल है, तो यहां पर आप क्रोमैटिन वर्ड यूज नहीं करते हो, यहां पर क्रोमैटिन वर्ड यूज नहीं करते हो। अच्छा, अगर मैं आपसे लिखूं स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, ठीक है, ए है ओनली S1 करेक्ट, बी है S2 करेक्ट, सी है S1 एंड S2 करेक्ट, और डी है बोथ रॉन्ग। अब जरा ध्यान से सुनना, पहली स्टेटमेंट है कि मेरे पास क्रोमैटिन हैव डीएनए ओनली, क्रोमैटिन में डीएनए है सिर्फ। दूसरी स्टेटमेंट है, ध्यान से सुनना, दूसरी स्टेटमेंट है कि प्रोकैरियोटिक सेल नॉट शो डीएनए इन कंडेंस फॉर्म, डीएनए इन कंडेंस फॉर्म, डीएनए को कंडेंस फॉर्म में नहीं दिखाते, डीएनए को कंडेंस फॉर्म में नहीं दिखाते। अब सुन लो ध्यान से सुनो, क्रोमैटिन हैव डीएनए ओनली, ये रॉन्ग है। और क्या प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए कंडेंस नहीं होता? होता है, लेकिन वो क्रोमैटिन की फॉर्म में नहीं होता। मतलब वो क्या करता है, थोड़ा कंडेंस होता है, प्रोटीन यूज होती है। यहां पर जो प्रोटीन होंगी अगर यूकैरियोटिक है तो कौन सी होगी? यूकैरियोटिक है तो मेनली क्या होंगी? हिस्टोन्स होंगी। यस और नो? यस। तो प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए कंडेंस होता है, लेकिन उसे क्रोमैटिन नहीं बोलते। मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ गई? यस यस। तो मेरे पास ये दोनों रॉन्ग है, डी में जाएंगे, दोनों रॉन्ग है, ठीक है। क्रोमैटिन हैव डीएनए ओनली नहीं, डीएनए में प्रोटीन और आरएनए। तो सबसे पहले आपने क्या सीखा? डीएनए एक धागा होता है, और यह धागा कहां होता है? न्यूक्लियस में होता है, साइटोप्लाज्म में होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में, और माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में होता है। यस यस यस, ठीक है, बहुत बढ़िया, दोनों रॉन्ग है। अब जरा आगे चलते हैं, क्योंकि मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जीन को डिफाइन करना। आप बचपन से जीन पढ़ते आए हो बेटा, मैंने चैट प्राइवेट करी है, मेरी तरफ देखेंगे सारे बच्चे। आपने बचपन से जीन पढ़ा है। जीन आपको क्या पढ़ाया गया था? बचपन से बोला गया था जीन वो होता है जो क्या करता है, बताओ जल्दी से। जीन वो होता है जो क्या करता है? कोई कैरेक्टर मतलब शो करता है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि जीन को मुझे डिफाइन करना है, जीन की मुझे परिभाषा लिखनी है, जीन होती क्या है? जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे बताना। मेरे हाथ में ये मार्कर है, मैंने पूछा मार्कर क्या होता है, तो आप इसके आंसर दो तरीके से दे सकते हैं। पहला, ये मार्कर किसका बना हुआ है? पहला आंसर ये हो गया, तो ये मार्कर बना हुआ है प्लास्टिक का। दूसरा उत्तर होगा कि इस मार्कर से लिखते हैं, ये उसका काम है। ये मार्कर किसका बना हुआ है? ये मार्कर बना हुआ है प्लास्टिक का, और इस मार्कर से लिखते हैं। लिखना इसका क्या हो गया? सर लिखना इसका काम हो गया। ऐसे ही अगर मैं आपसे कोई सवाल पूछे व्हाट इज जीन, जीन क्या है, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे? जीन किसकी बनी हुई है? तो आप लिखोगे जीन जो है, जीन इज मेड अप ऑफ डीएनए। जीन किसकी बनी हुई है? डीएनए की बनी हुई है। जीन किसकी बनी हुई है? डीएनए की। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ध्यान सुनेंगे, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये डीएनए है, तो यहां से लेकर यहां तक जीन है, या इतनी बड़ी जीन हो सकती है, या इससे बड़ी ही होगी। तो जीन क्या होता है? कोई भी टुकड़ा हो सकता है, इतना बड़ा भी जीन हो सकता है, इतना बड़ा भी जीन हो सकता है, या इससे बड़ा भी हो सकता है। तो जीन इज मेड अप ऑफ डीएनए, और हम लिख सकते हैं कि सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का एक टुकड़ा इज नोन एज जीन, उसको अपने जीन कह सकते हैं। उसको अपने क्या बोल सकते हैं? जीन बोल सकते हैं। ध्यान से सुनेंगे बेटा, उसको अपने जीन बोल सकते हैं।
अब मेरे जहन में, मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, सर कितना बड़ा टुकड़ा, कितना, इतना ले लूं, इतना ले लूं या इतना ले लूं, कितना लूं? समझ इस बात को, क्योंकि डीएनए तो ये है, ये भी डीएनए है, कितना लूं? तो दो तरह की डेफिनेशन है। एक वो डेफिनेशन है जो मेंडेलियन जेनेटिक्स की डेफिनेशन है। मेंडेलियन जेनेटिक्स मतलब मेंडल के अकॉर्डिंग, जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। तो हम ये बात बोलते हैं कि जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन क्या है? यूनिट है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। जरा समझने की कोशिश करेंगे हम। मतलब हम ये कह रहे हैं कि डीएनए का इतना बड़ा टुकड़ा अगर वो किसी नेक्स्ट जनरेशन में जाए, क्योंकि यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, नेक्स्ट जनरेशन में जाए, या ये इतना बड़ा टुकड़ा अगर किसी ट्रेट या किसी कैरेक्टर के लिए हो, किसी कैरेक्टर के लिए हो, मतलब मान लो आई कलर लाए, हेयर कलर लाए, तब उसको जीन कहते हैं। तो मेंडल वाली डेफिनेशन ये बनती है कि जीन क्या है? जीन एक टुकड़ा है, एक हिस्सा है डीएनए का, जो क्या करता है, किसी कैरेक्टर के लिए कोड करता है। यस और नो? तो अगर आपको कोई पूछे यार जीन क्या है, सबसे पहले तो ये समझो जीन है कहां पर। जीन डीएनए की बनी हुई, जैसे मार्कर प्लास्टिक का बना हुआ है। अब कितना बड़ा लेना है बेटा? वो सबसे छोटा हिस्सा, वो सबसे छोटा हिस्सा जो किसी कैरेक्टर के लिए कोड करे। समझ में आ रहा है? या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस का क्या मतलब है? ये छोटा टुकड़ा क्या अगली जनरेशन में जा सकता है? यस सर, जा सकता है। क्या ये किसी कैरेक्टर के लिए कोड करता है? यस सर, कोड करता है। तो जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ये मेंडेलियन जेनेटिक्स की डेफिनेशन है। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि स्मॉलेस्ट पीस या सिंपल पीस ऑफ डीएनए जो किसी कैरेक्टर के लिए कोड करे। पीस ऑफ डीएनए, पीस ऑफ डीएनए जो किसके लिए कोड करे? कोड मतलब, कोड का मतलब होता है हैव इंफॉर्मेशन। किसके लिए इंफॉर्मेशन है? हैव इंफॉर्मेशन किसके लिए? फॉर एनी कैरेक्टर, किसी भी कैरेक्टर के लिए अगर इंफॉर्मेशन है तो उसको हम जीन बोलेंगे। इसका मतलब आई कलर, हेयर कलर, इनके लिए अगर इंफॉर्मेशन है उसको अपने ने जीन बोल दिया। अब एक डेफिनेशन होती है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स वाली। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की जो डेफिनेशन होती है ना, वो क्या होती है? जीन, मान लो इसको जीन कह दिया, तो जीन वो होता है जो किसी प्रोटीन के लिए कोड करता है। किसके लिए कोड करता है? प्रोटीन के लिए कोड करता है, प्रोटीन फॉर्म करता है। उसकी वजह से आरएनए बनेगा, फिर प्रोटीन बनेगी, और वो प्रोटीन क्या करेगा? ट्रेट शो करेगा, कैरेक्टर शो करेगा। तो अगर मैं कहूं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के लिए क्या डेफिनेशन है, तो हम लिखेंगे जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड फॉर आरएनए, विच कोड फॉर आरएनए, जो किसके लिए कोड करे? आरएनए के लिए कोड करे। समझ में आ रहा है? यस 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 यस। मतलब मैं आरएनए के लिए कोड करे, या मैं बोल सकता हूं कोड फॉर प्रोटीन, किसी तरह की प्रोटीन बनाए। तो आपसे कहा जाता है कि मान लो जीन क्या है, तो आप समझेंगे जीन एक सबसे छोटा पीस या कोई ऐसा पीस है डीएनए का जो किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करे। ये मेंडल के हिसाब से डेफिनेशन है। जब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की अगले चैप्टर की, उसके हिसाब से डीएनए का वो हिस्सा जो किसी प्रोटीन को बनाए उसको हम जीन बोलते हैं। यहां तक कोई डाउट है? लिख तो रहा हूं, वर्क पे डिपेंड करेगा। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, तो जीन को पहले समझना है, जीन क्या है। जीन डीएनए की बनी है। पर मेरे दिमाग में एक सवाल आ गया, पहला सवाल, कुछ सवाल है आपके लिए, मेरे दिमाग में कुछ सवाल हैं, नोट की फॉर्म में लिखेंगे। नोट, क्या जीन इज ऑलवेज मेड अप ऑफ डीएनए? बताओ। यस, लिविंग सेल में। लेकिन जो वायरस होता है ना, वायरस होता है, वायरस में क्या होता है? आरएनए होता है। आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल। सारे वायरस में नहीं, जेनेटिक मटेरियल।
तो उसमें क्या होगा, जीन किसकी बनी हो सकती है, जीन इज मेड अप ऑफ आरएनए। कुछ वायरस में जीन किसकी बनी हो सकती है, आरएनए की। यस और नो, यस और नो बताओ, यस और नो, यस। तो यदि आपको क्वेश्चन आए, यदि आपको क्वेश्चन आए, स्टेटमेंट आ जाए, ध्यान से सुनेंगे बेटा, यदि आपको क्वेश्चन, देखो लिविंग सेल में तो जीन सिर्फ डीएनए की होती है, लिविंग सेल में जीन क्या है, डीएनए की होती है। जीन किसकी बनी होती है, डीएनए की। अगर क्वेश्चन आ जाए जीन इज मेड अप ऑफ आरएनए, ऑप्शन ऑल वायरस, बी ऑल सेल्स, सी सम लिविंग सेल एंड वायरस, डी सम वायरस। बताओ भाई, जीन किसकी बनी हुई है, बताओ जल्दी से, जीन किसकी बनी हुई है। जीन अगर आरएनए की बनी हुई है तो किसमें होगा, ए आएगा। सारे वायरस में होता है, नहीं भाई, डीएनए वायरस भी होते हैं, कुछ वायरस, कुछ वायरस। यस, अच्छा, ओके। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं जीन इज प्रेजेंट इन ए माइकोप्लाज्मा, बी प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया, सी ईस्ट सेल, डी ऑल। बताओ भाई, जीन कहां कहां प्रेजेंट होगी, ऑल आएगा, सब में होगी, ऑल आएगा, सब में होगी। यस सर। एक और क्वेश्चन, जीन इज एब्सेंट इन ए आरएनए वायरस, बी आरबीसी, सी पीपीएलओ, डी बोथ ए एंड बी। हाँ भाई बताओ, ये बताओ, कोई डी वाला भी है, अरे कोई डी वाला भी है, एक है नीलेश, पिटाई खाएगा, कंटाप लगा अपने को, लगाई कंटाप, बी आएगा। आरएनए वायरस को आरएनए वायरस क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका जेनेटिक मटेरियल ही आरएनए का है। आरबीसी में कोई न्यूक्लियस नहीं होता, तो क्या उसमें जीन नहीं होगी, नहीं होगी, है ही नहीं, हट गई है जीन। यस, यस सर, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए एक ऐसा सेल बताओ जिसमें जीन नहीं होती, जीन नहीं होती, तो आप कह सकते हो आरएनए वायरस। अब मैं आपसे पूछूं लोकेशन ऑफ जीन क्या है, लोकेशन ऑफ जीन इज डीएनए, क्रोमेटिन पर भी होगी और क्रोमोसोम पर भी होगी, एंड ऑल्सो ऑन क्रोमोसोम। ये डीएनए किस पर होगी, देख ले बेटा, ये डीएनए पर, क्रोमेटिन पर, क्रोमोसोम पर होगी, सही है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सम जीन या ऑल जीन, या जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं लिखते यहां पे, हम यहां पर ये लिखते हैं जेनेटिक मटेरियल का क्या मतलब है। जैसे मैं लिखता हूं कि वायरस का जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल का क्या मतलब है, मैं लिख सकता हूं सम टोटल ऑफ जीन, किसी जीन का टोटल। जैसे मान लो ये सेल है, इधर देख बेटा, ये वायरस है, ये वायरस है, इधर देख, ये वायरस है। अब इस वायरस में ये आरएनए है मान लेते हैं। अब आरएनए में एक जीन ये हो गई, एक जीन ये हो गई, एक जीन ये हो गई, तो ये सारी जीन के टोटल को आप उसका जेनेटिक मटेरियल कह सकते हो। तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल का क्या मतलब है, व्हाट इज आरएनए जेनेटिक मटेरियल, इसका मतलब ग्रुप ऑफ जीन प्रेजेंट है, ग्रुप ऑफ जीन्स प्रेजेंट है, किसमें प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन आरएनए, ग्रुप ऑफ जीन प्रेजेंट है आरएनए में। यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ बेटा,
यस और नो? क्लियर है? यस, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल होता है सम टोटल ऑफ जीन, सारी जीन के सम को हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। सारी जीन के टोटल को अपने जेनेटिक मटेरियल बोल देते हैं, ठीक है। कोई ऐसा वायरस है जिसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए का बना हो? हाँ। जिसमें जीन किसकी बनी होगी? आरएनए की बनी होगी। क्लियर है? कोई ऐसा वायरस है जिसमें आरएनए डीएनए दोनों हो सकता? नहीं। जेनेटिक मटेरियल या तो आरएनए होता है, क्या क्या होता है? डीएनए होता है। जीन समझ में आ गया? बताओ बेटा, जीन समझ में आ गया? जीन क्या डीएनए पर होगी? हां। और डीएनए से ही क्या बना है? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन से ही क्या बना है? क्रोमोसोम बना है। क्रोमैटिन से ही क्या बना है? क्रोमोसोम बना है। और जहां पर भी जीन होगी प्रोटीन सिंथेसिस होती है, वहां प्रोटीन बननी चाहिए। आरएनए होस्ट के अंदर बनाता है, पर प्रोटीन बननी चाहिए। यहां तक क्लियर? आगे चलते हैं, यहां तक क्लियर है? ठीक है। हम एक वर्ड यूज करते हैं, कुछ टर्म्स है जिन्हें मैं यहीं क्लियर कर देता हूं, जिसे हम लिखते हैं जीनोम। जीनोम वर्ड लिखते हैं। जीनोम जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है कुछ टोटल जीन का, मतलब काफी सारी जीन को उसका जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। जीनोम वर्ड क्या होता है बेटा? जीनोम वर्ड क्या होता है? सुनना ध्यान से। किसी भी सेल की, फॉर एनी सेल, हमारे पास टोटल ऑफ ऑल जीन, सारी जीन को अगर हम मतलब ले लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? जीनोम बोल देते हैं। कई जगह जीनोम के लिए लिखा रहता है हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को अपने क्या बोल देते हैं? जीनोम बोल देते हैं। मैं आपको उदाहरण से समझा देता हूं। आपके पास ये बैक्टीरिया का सेल है। ये बैक्टीरिया के सेल का डीएनए है जो सर्कुलर होता है। आपको पता है बैक्टीरिया में सर्कुलर होता है। इसमें ये एक जीन है ए, फिर जीन है बी, सी, डी, ई, एफ, ऐसे जीन है। तो इन सब जीन को मिलाकर हम क्या वर्ड यूज कर देंगे? उसका जीनोम। तो जीनोम का मतलब हो गया सम ऑफ ऑल जीन, सारी जीन को मिला लो। सम ऑफ ऑल जीन इन सेल। किसी भी सेल में सारी जीन के सम को हम क्या बोल सकते हैं? जीनोम बोल सकते हैं। क्लियर है? नॉर्मली जीनोम हैप्लॉइड के लिए होता है। मान लो आपके पास कोई डिप्लॉइड सेल है, इधर देखो बेटा, मान लो आपके पास कोई डिप्लॉइड सेल है, ये इसमें आपने क्रोमोसोम बना रखा है, ऐसे ऐसे क्रोमोसोम बना रखा है। यस और नो? यस सर। इस पे एक जीन है, मान लो यहां कैपिटल ए है, यहां पर कैपिटल ए है, यहां पर कैपिटल बी है, यहां पर कैपिटल बी है, यहां पर कैपिटल डी है, यहां पर कैपिटल डी है। नॉर्मली क्या करते हैं हम? इसको हम क्या बोल देते हैं? जीनोम बोल देते हैं। जीनोम का मतलब होता है अगर ऑर्गेनिज्म 2n है तो उसके हैप्लॉइड सेट को ले लो। और बैक्टीरिया जो होता है, ई कोलाई जो होता है, उसको हैप्लॉइड ही मानते हैं, उसकी सारी जीन ले लो। तो या तो हैप्लॉइड ले लो डिप्लॉइड सेल में, या आप सारी जीन ले लो, उसे हम जीनोम बोलते हैं। जीनोम क्लियर है? यस। जेनेटिक मटेरियल एक जनरल वर्ड है बेटा। बच्चे सुन मेरी बात, जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है कुछ जीन या एक जीन, कुछ भी बोल सकते हैं। जेनेटिक मटेरियल मतलब कुछ सम ऑफ जीन, कुछ ऐसे ही। लेकिन जब आप सारी जीन ले लेते हो ना किसी भी सेल की, सारी, डिप्लॉयड में आधी लेनी होती है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? जीनोम बोल देते हैं। क्लियर है? क्लियर है? यस। चलिए, जीनोम और जीन में फर्क है। यस, जीन एक होती है, जीनोम बहुत सारी जीन के ग्रुप को कहते हैं। यस और नो? यस। ठीक है? यस। क्लियर है? पर मैं आपको क्लियर कर चुका हूं, जीन का मतलब होता है, समझ ले ध्यान से, जीन का मतलब समझ ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन का मतलब होता है, मैं जब छोटी क्लासेस में पढ़ाता हूं, खासकर 10th 11th को, तो उनको मैं यही बताता हूं, जैसे तुम्हारे घर में फैन है, फैन किसका बना हुआ है? वो स्ट्रक्चर जो है, तो वो डीएनए है। और फैन क्या काम करता है? हवा देता है। तो जीन किसकी बनी हुई है? डीएनए की। उसका काम क्या है? काम क्या है ना? काम क्या है कि वो प्रोटीन बनाती है, कैरेक्टर हो गया। इस तरीके से हम कंपेयर करते हैं। तो जीन एक्चुअल में एक काम है, डीएनए उसका स्ट्रक्चर है। मतलब अगर मैं बोलूं जीन डीएनए है, गलत नहीं है, पर डीएनए उसका क्या है? स्ट्रक्चर। जैसे मार्कर है, तो प्लास्टिक इसका स्ट्रक्चर है, लिखना इसका काम है। ऐसे ही जीन किसकी बनी हुई है? डीएनए की। तो डीएनए उसका स्ट्रक्चर है, काम क्या है उसका? फंक्शन बताओ। यस,
यस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे आओ, आगे की कहानी है बेटा। और हाउ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वेरी करेगा, वेरी इन डिफरेंट फेज। ठीक है, इस पे हम बात करते हैं। कॉन्सेप्ट 1 हम पढ़ चुके हैं, जीन के बारे में काफी सारी चीजें पढ़ चुके हैं। जीन क्या होता है, जीनोटाइप क्या है, उस पर भी बात करेंगे। जेनेटिक मटेरियल मैंने बता दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डीएनए कैसे वेरी करता है हमारे पास। तो सबसे पहले मैं पहली लाइन लिखूंगा, मुझे बताना सेल साइकिल जो होती है, सेल साइकिल के जो फेज है वो प्रोकैरियोटिक सेल के लिए नहीं होते, नॉट फॉर प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है बैक्टीरिया में, इधर ध्यान दियो बेटा। प्रोकैरियोटिक सेल में जो बैक्टीरिया होता है, सेल में जो टोटल जीन है, टोटल जीन्स हैं, उसी को अपने न्यूक्लियोइड बोलते हैं, उसी को उसका जीनोम बोलते हैं, उसी को उसका जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। और वो मतलब क्या होता है, थोड़ा कंडेंस फॉर्म में होता है पर प्रॉपरली क्रोमैटिन नहीं बनाता। लेकिन अगर बात करते हैं हम यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास क्या होता है, डीएनए जो है, डीएनए क्या शो करता है, शो डिफरेंट लेवल ऑफ कंडेंसेशन। अलग अलग लेवल शो करता है कंडेंसेशन के, अलग अलग लेवल शो करता है कंडेंसेशन के। इसका क्या मतलब है, इधर देख बेटा, मेरी तरफ देख। अगर मैं बात करूं G1, S और G2 फेज की, तो डीएनए इसमें किस फॉर्म में दिखता है, G1, S और G2 में डीएनए किस फॉर्म में दिखता है, डीएनए दिखता है क्रोमैटिन की फॉर्म में। डीएनए कैसे दिखेगा, डीएनए कैसा दिखेगा बेटा, इसमें बता जल्दी से, अपीयर एज क्रोमैटिन। इनमें क्या दिखेगा, क्रोमैटिन की फॉर्म में दिखेगा। यस और नो, यस और नो। और एम फेज में कैसा दिखेगा, एम फेज में मुझे क्या दिखते हैं, क्रोमोसोम अपीयर होते हैं। क्या अपीयर होता है, क्रोमोसोम अपीयर होता है। मैं अब आपसे एक सवाल पूछूंगा, सुनना। जीवन फेज में यह डीएनए है जो क्रोमैटिन की फॉर्म में दिख रहा है, एस फेज में भी क्रोमैटिन की फॉर्म में दिख रहा है, G2 फेज में भी क्रोमैटिन की फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, एम फेज में मुझे कैसे दिखता है, क्रोमोसोम की फॉर्म में। एम फेज में मुझे क्या दिखते हैं, क्रोमोसोम की फॉर्म में। यस, ठीक है, यहां तक कोई डाउट है किसी को, बताओ बेटा, यहां तक कोई डाउट है भाई। G1, S और G2 में डीएनए क्रोमैटिन की फॉर्म में होता है, न्यूक्लियस बना हुआ होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एम फेज में मुझे क्रोमोसोम दिखता है। मेरा सवाल आपसे यह है, क्या G1, S और G2 में डीएनए क्रोमैटिन से भी थोड़ा ज्यादा खुलता है क्या, क्या डीएनए क्रोमैटिन से वापसी डीएनए की तरफ खुलता है, यस और नो, ये जानना चाह रहा हूं। डीएनए क्रोमैटिन से और ज्यादा खुलता है, यस और नो, यस और नो। अच्छा लिखने दीजिए, लिखने का टाइम देते हैं अभी आपको। यस, कब खुलता है, कब खुलता है, इधर देख बेटा, इधर देख। हमारे पास दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस होता है जब डीएनए को खोलना पड़ता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, हम डीएनए से आरएनए बनाते हैं, डीएनए टू आरएनए बनाते हैं। वो तीनों में हो सकता है, नॉर्मली G1 और G2 में लिखते हैं। ये कब होता है, अकर इन G1 एंड G2। तो G1 और G2 में क्या करेंगे, डीएनए को थोड़ा सा खोलना पड़ेगा, डीएनए गेट ओपन, डीएनए गेट ओपन, डीएनए को थोड़ा खोलना पड़ेगा, मतलब क्रोमैटिन को वापसी कन्वर्ट करना पड़ेगा डीएनए में। ये वाली बात समझ में आ रही है सबको, क्रोमैटिन को किसमें कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे डीएनए में। मेरे बात समझो ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं, इधर देखो बेटा सारे बच्चे, ये आपके पास क्रोमैटिन है, ये मान लो G1 फेज का क्रोमैटिन, तो इसका थोड़ा सा डीएनए खोल दिया। जब मैंने ये डीएनए खोला, ये डबल स्ट्रैंड था, तो मैंने इसके दोनों स्ट्रैंड अलग करके यहां पर इससे मैंने आरएनए बना दिया, ये इससे आरएनए बना दिया। तो डीएनए को खोलना पड़ता है, सारा नहीं खोलते, थोड़ा थोड़ा करके खोलते हैं। और वो कब करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए।
G1 और G2 फेज में कर सकते हैं। और जब हम डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं उस वक्त भी डीएनए को खोलना पड़ता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पर डीएनए नीड टू बी ओपन, डीएनए को खोलना पड़ता है। यस और नो, यस और नो। तो डीएनए को खोलना पड़ेगा और वो कब करेंगे? हम एस फेज में करेंगे। इधर देखें बेटा, मेरी तरफ देखेंगे सारे बच्चे, मेरी तरफ देखेंगे सारे बच्चे, इधर देखो, ये मैंने डीएनए बना दिया, ठीक है। ये ज्यादा कंडेंस है, ये कम कंडेंस है, ये ज्यादा कंडेंस है, ये कम कंडेंस, ये क्रोमेटिन बना दिया। जो कम कंडेंस है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे यूक्रोमेटिन। जो ज्यादा कंडेंस है उसको क्या बोलेंगे? सर उसको बोलेंगे हेट्रोक्रोमेटिन। मेरा आपको एक चीज बताना है बस, जब हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो हम सिर्फ यूक्रोमेटिन वाले डीएनए को खोलते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन वाला डीएनए नहीं खुलता। सिर्फ कौन सा डीएनए खुलता है? यूक्रोमेटिन वाला। तो जब आप डीएनए से आरएनए बनाओगे, जब आप क्या करोगे? ट्रांसक्रिप्शन करोगे, तो क्या होगा? ये ओनली यूक्रोमेटिन वापसी डीकंडेंस होगा, यूक्रोमेटिन ओपन होगा। लेकिन जब आप डीएनए रेप्लिकेशन करते हो तो पूरा का पूरा डीएनए खुलता है। पूरा का पूरा डीएनए खुलना चाहिए बेटा। कब? रेप्लिकेशन के टाइम पर। रेप्लिकेशन के टाइम पर क्या होता है? जब आपको कॉपी बनानी है तो बोथ यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन खुलेगा, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन ओपन होगा, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन क्या होगा? ओपन होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, जो मैं बोलने वाला हूं सुनना ध्यान से। डीएनए क्या होता है बेटा? अलग अलग फेज के अकॉर्डिंग आपको बदलता है। प्रोकैरियोटिक में बहुत मेजर चेंजेस नहीं होते, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में हम डीएनए को कंडेंस रखते हैं पर उसमें प्रॉपरली क्रोमोसोम नहीं बनते, सेल साइकिल के फेज नहीं होते। यूकैरियोटिक सेल में सबसे कंडेंस डीएनए क्रोमोसोम मुझे एम फेज में दिखता है। कब दिखता है? एम फेज में दिखता है। उसके अलावा G1, S और G2 में क्रोमेटिन होता है। क्रोमेटिन दो प्रकार का है, एक ज्यादा कंडेंस और एक कम कंडेंस। जो कम कंडेंस होता है उसी में जीन होती है। व्हाट इज जीन? जिससे आरएनए या प्रोटीन बनेगा। तो जो कम कंडेंस है उस पर जीन होती है, उस पर जीन होती है। यस और नो? यस सर। तो उस पर हमारे पास जीन है। ये जो जीन होगी यहां पर उतने ही जगह पर डीएनए को खोला जाता है। तो G1 और G2 में से डीएनए को सिर्फ वहां खोलते हैं जहां जीन होती है, बाकी जरूरत नहीं है, बाकी खोलने की भी जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? और अगर मैं बात करता हूं किसकी? मैं बात करता हूं डीएनए रेप्लिकेशन की, जो हमारे पास एस फेज में होगा। वहां पर चाहे हेट्रो हो चाहे यूक्रोमेटिन हो, दोनों को खोलना पड़ेगा। अब मेरा आपसे पहला सवाल, डीएनए सबसे ज्यादा या पूरा का पूरा डीएनए किस फेज में खुलता है? एस, G1, G2 या ऑल? एस फेज में। डीएनए किस फेज में ओपन होता है? G1, S, G2 ऑल? यस, ऑल आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यस, यस। बताओ, चैट प्राइवेट कर रहा हूं। यस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जीन क्या हेट्रोक्रोमेटिन वाले पे जीन होती है नहीं होती? अच्छा, इन्हीं की कंडेंसेशन से क्रोमोसोम बनता है। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, देखें आप में से कितने बच्चों को क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन ये है फर्स्ट, जीन इज लोकेटेड ऑन ए यूक्रोमेटिन, बी हेट्रोक्रोमेटिन, सी कंप्लीट क्रोमोसोम, पूरे क्रोमोसोम पे होगा, डी ऑल। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? जल्दी बताओ। ऑल नहीं, यूक्रोमेटिन। भाई मैं अब आपसे कह रहा हूं,
कि मेरे पास ये यू क्रोमेटिन है, ये हेट्रोक्रोमेटिन है, ये यू क्रोमेटिन है। जब इससे मेरे पास ये क्रोमोसोम बना, इससे मेरे पास क्रोमोसोम बना, तो कुछ लोकेशन ऐसी होगी जो यू क्रोमेटिन से बनी होगी, मान लो ये, कुछ ऐसी होगी जो हेट्रोक्रोमेटिन से बनी होगी, मान लो ये। तो यहां जीन नहीं होंगी, यहां पर जीन होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये बनी है मान लो यू क्रोमेटिन से, हेट्रोक्रोमेटिन से मान लो ये बन गया, तो क्या जीन पूरे ही क्रोमोसोम पे सब जगह होती है? नहीं होती। यस, जीन होगी कहां पर? यू क्रोमेटिन पे होगी, हेट्रोक्रोमेटिन पर नहीं होगी। यस। अब अगर मैं इसको दूसरे तरीके से लिखूं, दूसरे तरीके से लिखूं, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन occur for A euchromatin, B heterochromatin, C telomere region, D all। तो मैंने क्या मार्क करना है यहां पे? ऑल। रेप्लिकेशन सबकी करते हैं, लेकिन जीन हमेशा किस पर होती है? यू क्रोमेटिन पर। अरे समझ में आ रही है? अरे ये वाली बात समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। व्हाट इज डीएनए? डीएनए एक धागा है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड है। क्रोमेटिन में डीएनए, प्रोटीन, आरएनए तीनों होता है। ये कहां लिखा है? इस चैप्टर में नहीं, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में नहीं, सेल वाले चैप्टर में लिखा है। क्रोमोसोम पे क्या डीएनए, आरएनए, प्रोटीन तीनों होंगी? यहां होंगी, क्योंकि वो क्रोमेटिन से ही बना है। यस और नो? और ये कब दिखता है? जब सेल डिवाइड करता है। यस और नो? यस सर। उसके बाद हमने क्या करा बेटा? उसके बाद हमने, ये क्वेश्चन 4 है, ये क्वेश्चन 5 है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। अब आप देख लो जरा, मेंडेलियन जेनेटिक्स क्या है? जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, और यहां पर कहता है वो सेगमेंट जो प्रोटीन बनाती है। आगे हमने बात किया, जीन डीएनए पर भी होगी, क्रोमेटिन पर भी होगी, क्रोमोसोम पर भी होगी। क्या पूरे क्रोमोसोम पे होगी? नहीं। यस और नो? यस सर। उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि सेल साइकिल जो है, सेल साइकिल प्रोकैरियोट में नहीं होती, यूकैरियोट में फेजेस बनते हैं, G1 S G2 इस तरीके से फेजेस बनते हैं। यस और नो? तो डीएनए अपीयर होता है एज अ क्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। ट्रांसक्रिप्शन ओनली यूक्रोमेटिन ओपन होगा। डीएनए रेप्लिकेशन बोथ यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन ओपन होगा। क्लियर है? यस, यस। और ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ही जीन है, उसी की ट्रांसक्रिप्शन होती है जिसका हम क्या बोलेंगे, जिसका मतलब हम कह रहे हैं कि डीएन जो जीन होगी उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा। यस, ठीक है। अच्छा, यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है? पहले बताओ, यहां तक चले आगे? कोई लिखना चाह रहा है? कोई लिखना चाह रहा है? जल्दी बताओ बेटा, हैप्लॉइड डिप्लॉइड पे आना मुझे जल्दी से। देख बेटा, मैं बिल्कुल नोट नहीं किया, बाद में लिख लियो, पढ़ ले अभी। यहां तक ठीक है? चले आगे? बेटा, यूज ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन बड़ा ये सेंसिटिव क्वेश्चन है। हेट्रोक्रोमेटिन वो जगह होती है जो कंडेंस होती है, वहां जीन नहीं होती, लेकिन हेट्रोक्रोमेटिन कोई ना कोई काम कर रहा है। मैं तुझे एक उदाहरण से समझाता हूं। एक बच्चे ने पूछा देन व्हाट इज यूज ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन। मैं तुझे एक उदाहरण से समझाता हूं। तेरे घर में एक रूम बने हुए हैं, जो भी है, क्या जो वो है आपकी, जो उसके आधार है जिसे हम पिलर्स कहते हैं, क्या वहां आप रहते हो? नहीं। नींव में रहते हो, नींव जो कहते हैं बेसमेंट, वहां रहते हो? नहीं रहते। तो क्या वो काम का नहीं है? काम का है। तो जीन क्या होता है? जीन वो सेगमेंट होता है जो प्रोटीन बना सकता है या कोई कैरेक्टर कोड करता है। डीएनए जो होता है उसमें यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन रीजन दोनों होते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन पर अगर म्यूटेशन होती है तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ता। व्हाट इज म्यूटेशन? चेंज इन डीएनए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से रीजन पर म्यूटेशन होने पर इफेक्ट नहीं आएगा, मेरी बात सुने ध्यान से, रीजन ऑन विच म्यूटेशन कैन अकर, मेरी बात सुन ध्यान से, म्यूटेशन कैन अकर। मैं यहां पर देता हूं तेरे को यूक्रोमेटिन, फिर मैं देता हूं तेरे को हेट्रोक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन, फिर मैं तेरे को देता हूं यहां पर क्रोमोसोम, फिर मैं तेरे को देता हूं ऑल। तो म्यूटेशन तो कहीं भी हो सकती है क्योंकि सब कुछ डीएनए का बना हुआ है, तो म्यूटेशन कहीं भी हो सकती है। अगर मैं तेरे को बोलूं यहां पर इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन, इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन,
नॉट अकर ऑन ए। इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन नॉट अकर ऑन, कहां नहीं होगा? मैंने लिखा यूक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन पर होगा, जीन इफेक्ट होगी, यस। हेट्रोक्रोमेटिन, क्रोमोसोम दोनों का बना हुआ है, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन का, तो उस पर भी इफेक्ट होगा म्यूटेशन का, यस। डी मैंने ऑल लिख दिया। इसका आंसर ऑल है, इसका आंसर बी है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? यस सर। समझ में आ गया? यस सर। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि जीन जो होती है ना बेटा, जीन एक डीएनए का सेगमेंट है। वो जीन जो है, और डीएनए का सारे सेगमेंट जीन नहीं होता, बहुत सा ऐसा रीजन है जो कुछ बनाता ही नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर का काम करता है, उसे हम हेट्रोक्रोमेटिन बनाते हैं। क्रोमोसोम पे क्या पूरे ही क्रोमोसोम पे जीन होती? नहीं होती, ठीक है बेटा। म्यूटेशन है चेंज इन डीएनए। मेरी बात सुन, किसी भी डीएनए में अगर बदलाव होता है उसे म्यूटेशन कहते हैं। तो म्यूटेशन तो इस पर भी हो सकती है, इसमें भी हो सकती है, ये सब डीएनए के बने हैं ना, यूक्रोमेटिन ये सब डीएनए के बने, ये भी डीएनए का बना है। लेकिन इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन नॉट अकर ऑन हेट्रोक्रोमेटिन में कोई जीन नहीं है। अगर जीन नहीं है तो नो चेंज इन फिनोटाइप वगैरह लिख सकते हैं। चलो फिनोटाइप जीनोटाइप बता देते हैं। यहीं से फिनोटाइप और जीनोटाइप बता देते हैं। आ जाओ, यहीं से फिनोटाइप जीनोटाइप बता देते हैं। व्हाट इज फिनोटाइप? क्या होता है बेटा? फिनोटाइप क्या होता है, कौन बताएगा? सुना है किसी ने? भूत आ गया। हाँ भाई, व्हाट इज फिनोटाइप? जल्दी बता। एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहरी अपीयरेंस को एक और बोलते हैं फिजिकल अपीयरेंस, या हाउ कैरेक्टर अपीयर, कोई कैरेक्टर कैसा दिखता है उसको अपने क्या बोलते हैं? फिनोटाइप बोलते हैं। जैसे ब्लैक आई, काली आंखें, ब्लैक ब्लू हेयर, टॉल प्लांट, ये सब क्या है बेटा? ये सब फिनोटाइप है। ये सब क्या है? फिनोटाइप है। अगर अपने बात करते हैं जीनोटाइप, जीनोटाइप क्या होता है? हम यहां पर लिखते हैं जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक मेकअप। अब जरा सुनना ध्यान से, जेनेटिक मेकअप या व्हाट टाइप ऑफ जीन्स। अब इधर देख बेटा, मान ले मैंने ये लिख दिया, ये लिख दिया, एक सिंगल टी लिख दिया, ध्यान से सुनियो, ये सिंगल टी लिख दिया। आप में से कितने बच्चों को ये बात समझ में आती है कि सिंगल टी का क्या मतलब है और ये सब? चलो मैं देख लेते हैं अभी। मान लो मैंने ये लिख दिया, ये टी लिख दिया, ये लिख दिया और ये लिख दिया। इन तीनों में क्या फर्क है? मेरे पास एक कैरेक्टर है, उसका नाम है प्लांट हाइट। उसमें कैपिटल टी को लिखते हैं टॉल से, ये जीन है एक, और स्मॉल टी को लिखते हैं ड्वार्फ से, ये भी एक जीन है। मेरे पास एक सीड का शेप है, कैपिटल आर को लिखते हैं राउंड से, स्मॉल आर को लिखते हैं रिंकल से। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि क्या ये जीनोटाइप है? यस, ये जीनोटाइप है, यस, ये भी जीनोटाइप है। तो जीनोटाइप का मतलब एक जीन भी हो सकता है, दो भी हो सकती है, चार भी, कुछ भी हो सकती है। अब मैं अगर मान लो आपको इसको बताना चाहूं, ये जीनोटाइप है, लेकिन अगर किसी कैरेक्टर की, जैसे मान लो ये कैरेक्टर है प्लांट हाइट, इसकी दो जीन प्रेजेंट है, कैपिटल टी स्मॉल टी, यस, या कैपिटल टी या स्मॉल टी, उसे हम डिप्लॉइड कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? डिप्लॉइड कहते हैं। अब यहां देख बेटा, यहां एक कैरेक्टर की दो है येरी, एक कैरेक्टर की दो है दो येरी, तो इसे भी हम डिप्लॉइड बोलेंगे। इसे भी हम क्या बोलेंगे? डिप्लॉइड। देख मेरी बात सुन ध्यान से, अगर किसी कैरेक्टर की दो प्रेजेंट है, एक दो,
फिर ये किसी दूसरे कैरेक्टर की 2 प्रेजेंट है, तो ये भी जीनोटाइप दे रखा है, पर ये जीनोटाइप किसका दे रखा है सर? डिप्लॉयड का दे रखा है। पर इस डिप्लॉयड में कितने कैरेक्टर हैं सर? 2 कैरेक्टर हैं। इसमें कितने कैरेक्टर है? 1 कैरेक्टर है। तो जीनोटाइप क्या होता है बेटा? जीनोटाइप का मतलब होता है कि जीन क्या प्रेजेंट है, जिनको अपने सिंबल से लिखते हैं। अब यहां पर एक ही प्रेजेंट है, तो ये हैप्लॉइड का जीनोटाइप हो गया। ये किसका हो गया? हैप्लॉइड का। ये किसका हो गया? डिप्लॉइड का। यस और नो? यस और नो? बोल बेटा। ठीक है, सही है। तो जीनोटाइप हमारे पास क्या है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, जीनोटाइप क्या है, मैं एप्लॉयड डिप्लॉयड पे भी आऊंगा। अब बात करते हैं फिनोटाइप की। व्हाट इज फिनोटाइप? फिनोटाइप जैसे टॉल, ड्वार्फ, राउंड, रिंकल्ड, ये होते हैं फिनोटाइप। ये क्या होते हैं? फिनोटाइप। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या क्वेश्चन 1 नोट में लिख रहा हूं, नोट, इफ जीनोटाइप इज डिफरेंट, जीनोटाइप इज डिफरेंट, इसका क्या मतलब है? जीन अलग है। इफ जीनोटाइप इज डिफरेंट, कैन फिनोटाइप बी सेम? बता बेटा, क्या जीनोटाइप अलग होने से फिनोटाइप सेम हो सकते हैं? यस। कैपिटल टी टॉल है, स्मॉल टी कैपिटल टी टॉल है, तो ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये टॉल है, ये भी टॉल है। क्या इनका क्या अलग है? इनका डिफरेंट जीनोटाइप है, डिफरेंट जीनोटाइप है, लेकिन क्या है? सेम फिनोटाइप है। अच्छा, क्लियर? उसका उल्टा लिखो, इफ फिनोटाइप इज डिफरेंट एंड जीनोटाइप इज सेम, ऐसा पॉसिबल है? बताओ भाई, ये पॉसिबल है? नहीं? हां, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जीनोटाइप अलग हो, फिनोटाइप सेम हो सकता, हमने उदाहरण दे दिया। अगर फिनोटाइप अलग अलग है तो क्या जीनोटाइप सेम हो सकता है? कैसे कैसे कैसे? एक लिख रहा है कि पॉसिबल है, कैसे? जल्दी बता बेटा, तूने लिखा पॉसिबल, एक ने, कैसे? जल्दी बता बेटा। जल्दी बता बेटा। जल्दी बता कैसे पॉसिबल है, मैं तेरे को दिखाता हूं। इधर देख, ये जाइगोट है, इससे तेरे स्किन सेल भी बना है, तेरी मसल सेल भी बना है, और तेरे न्यूरॉन भी बने हैं। इनकी जीन सेम है, इन सब में जीन सेम है। जीन सेम क्यों है? क्योंकि ये किससे बने हैं? माइटोसिस से। तो इनका क्या सेम है? इनका जीनोटाइप सेम है। क्या सेम है? जीनोटाइप सेम है। बट क्या इनका फिनोटाइप अलग है?
फिनोटाइप अलग है कि नहीं बताओ? यस और नो? यस सर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो जीनोटाइप फिनोटाइप का मतलब समझ ध्यान से। जीनोटाइप जब भी लिखा हो, जीन लिखी होगी। अगर जीन ऐसे लिखी है, ऐसे लिखी है, ऐसे लिखी है, तो ये हैप्लॉइड का दे रखा है, किसी हैप्लॉइड का जीनोटाइप है। यस और नो? यस और नो? बता बेटा, यस और नो? और अगर ये ऐसे दे दिया हो या ऐसे दे दिया हो, दो जीन एक ही कैरेक्टर की, ऐसे दे दिया हो, तो ये किसका जीनोटाइप लिखा हुआ है? सर डिप्लॉइड का जीनोटाइप लिखा है। यस? यस? क्यों बाउंस गया बेटा, क्यों बाउंस गया? नहीं समझ आ रहा ज्योति मिश्रा? मैं दोबारा बताऊंगा, ठीक है, दोबारा बताऊंगा, एक चीज दोबारा बताऊंगा, पर तुझे मेरी बात समझनी पड़ेगी। क्या तुझे फिनोटाइप और जीनोटाइप का मीनिंग समझ में आया? ये जो कलर दिख रहे हैं हेयर में, आईज में, जो भी, ये सब क्या है? फिनोटाइप है। जीनोटाइप क्या होती है? जीन होती है। मुझे एक चीज बता, क्या जीनोटाइप ब्लड में होता है? जीनोटाइप कहां होगा? जीन्स कहां होती है? सेल में। सेल में कहां? न्यूक्लियस के अंदर। तो हमारी बॉडी के सारे सेल्स का जीनोटाइप सेम है? यस और नो? पहले ये बताओ, क्या हमारी बॉडी के सारे सेल्स का जीनोटाइप सेम है? हां सर सेम है, क्योंकि सारे के सारे सेल किससे बने थे? माइटोसिस से बने थे। पर क्या सारे सेल एक जैसे? नहीं, उनका फिनोटाइप अलग है। अच्छा, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि जीनोटाइप अलग हो और फिनोटाइप सेम हो जाए, यह भी पॉसिबल है। कैपिटल टी टॉल है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल है, तो ऐसा भी पॉसिबल है। यस? क्लियर है? यस, इस जीन इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। मैं तेरे से एक सवाल पूछता हूं, एक धागा है, उस पर मैंने गांठ बांध दिया और उस धागे से स्वेटर बना दिया, क्या वो गांठ उस स्वेटर पे आएगी? यस। ऐसे ही उस धागे पर जीन है, तो वो जीन क्या क्रोमोसोम पे जाएगी? यस जाएगी। ठीक है, क्लियर है? चलिए थोड़ी सी चीजें और आपको क्लियर करते हैं ताकि आपको हैप्लॉइड डिप्लॉइड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, हमने क्या क्या पढ़ा है, देख बेटा अभी तक क्या क्या पढ़ा है। मैंने आपको यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन समझा दिया है, मैंने आपको फिनोटाइप जीनोटाइप के बारे में समझाया है। अब मैं चाह रहा हूं कि आपको एक बार हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्लियर करूं, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्लियर करो। पर उससे पहले मैं चाह रहा हूं, क्या आप ये वाला नहीं देखना चाहेंगे एक बार? इनमें क्या फर्क है बताओ? आप सबको पता है कि जीवन में क्या दिखते हैं? क्रोमेटिन। लेकिन अगर क्रोमोसोम दिखे तो कैसे दिखेंगे? ऐसे ऐसे। ये कौन से क्रोमोसोम है? G2 के, और G2 के बाद क्या आता है? M। तो M फेज में क्रोमोसोम ऐसे दिखते हैं, क्योंकि G2 में मैंने ऐसे बनाया। G2 के बाद क्या आता है? M। इधर देख बेटा, अगर मैंने ध्यान से देख बेटा, अगर मैंने यहां कैपिटल, सबसे पहले ये बता कि ये हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है? सर ये डिप्लॉइड है। ये क्या है? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड कैसे है? ये देख, इधर देख बेटा ध्यान से, इस एक सेट को हैप्लॉइड कहते हैं। इस एक सेट को क्या बोलते हैं? अपने हैप्लॉइड बोलते हैं। ऐसे दो सेट है ना, तो इसलिए इसको अपने क्या बोल रहे हैं बेटा? इसको क्या बोल रहे हैं? डिप्लॉइड बोल रहे हैं। अब इधर देख, मेरी तरफ देख, मान ले यहां कैपिटल टी जीन है, यहां स्मॉल टी है, यहां कैपिटल आर है, यहां स्मॉल आर है, यहां कैपिटल वाई है और यहां कैपिटल वाई है। ध्यान से सुनियो, ध्यान से सुनियो। मैंने ये क्या लिखा है बेटा? ये क्रोमोसोम लिखे हैं। सबसे पहले मैं इसको एन बोलता हूं, इसको क्या बोलता हूं? एन। एन बोलता हूं, ठीक है। इसको मैं क्या बोलूंगा? एन। एन का मतलब क्या है? हैप्लॉइड। एन का मतलब क्या है? हैप्लॉइड। अगर मैं इन दोनों को ले लूं, इसको भी ले लूं और इसको भी ले लूं, तो कितने एन हो गए? 2n हो गए। कितने एन हो गए? 2n हो गए। तो ये भी एन है, ये भी एन है, इसको हमने 2n बोल दिया। 2n का क्या मतलब है? सर डिप्लॉइड है। अब मैं तेरे से पूछूं कि भाई हैप्लॉइड लिखने के लिए मैं चाहूं तो ये अकेला टी लिख दूं? भाई मैं हैप्लॉइड लिखने के लिए मैं अकेला टी भी लिख सकता हूं? यस सर लिख सकते हो। अगर मैं चाहूं तो एन को लिखने के लिए ये दोनों भी लूंगा तो भी तो हैप्लॉइड है। मेरी बात समझ ध्यान से, लिख देख, मेरी बात सुन। हम क्या करते हैं बेटा, हम क्या करते हैं, हमें पता है हैप्लॉइड का मतलब
स्मॉल टी स्मॉल आर कैपिटल वाई है। मतलब इन दोनों में से मैंने एक ले लिया, इन दोनों में से एक ले लिया, इन दोनों में से एक ले लिया। लेकिन अगर मैं एन को ये भी लिख दूं टी तो गलत नहीं है। मैंने इन दोनों में से एक ही लिया है, मैंने इनके बारे में बात ही नहीं करी। मतलब मैंने इनके बारे में बात ही नहीं करी, इसका यह मतलब है। ऐसा नहीं कि सेल में है, नहीं है, लेकिन मैंने इनके बारे में बात नहीं करी। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, हैप्लॉइड लिख दिया। मैं चाहूं तो हैप्लॉइड को ऐसे भी लिख सकता हूं टी आर। तो इस जोड़े में से एक ले लिया, इस जोड़े में से एक ले लिया, ऐसा भी लिख सकता हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैंने 2n लिखना है, डिप्लॉयड लिखना है, तो मैं ये दोनों भी ले सकता हूं, मैं इनके साथ ये भी ले सकता हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं इसके साथ ये भी ले सकता हूं। तो यहां पर आपने क्या किया है, कैरेक्टर 3 है यहां पर, 1 2 3 कैरेक्टर है, लेकिन मैंने कंसीडर कितना किया, एक कंसीडर किया। तो यहां पर मैंने सिर्फ एक कैरेक्टर कंसीडर किया है। अगर मैं एक कैरेक्टर कंसीडर करूंगा तो उसको अपने लिख देते हैं मोनो हाइब्रिड। क्या लिखोगे, मोनो हाइब्रिड। यहां पर आपने कितने कैरेक्टर लिए, 2, तो इसको आप क्या लिख दोगे, डाई हाइब्रिड। यहां पर कितने कैरेक्टर लिए, 1 2 3, इसको आप क्या लिख दोगे, ट्राई हाइब्रिड। पर क्या ये डिप्लॉयड है? डिप्लॉयड कैसे देखते हैं? डिप्लॉयड देखने का मतलब इस लोकेशन पर 1 2 है, इस लोकेशन पर 2 है, इस लोकेशन पर 2 है। कुछ आ रहा है समझ? अरे कुछ समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ। नो वाला कौन है? ये कौन है नो वाला? सगुफ्ता बेटा क्या कर रही है? मैं तुझे हैप्लॉइड डिप्लॉइड लिखना सिखा रहा हूं। मान ले मैं तुझे कहूं, तू मुझे बताना, चैट में बताओ। चलो स्टार्ट हो जाओ। मैं अभी इस पे नहीं आ रहा, चलो इस पे भी आ जाते हैं। देख बेटा, अगर यहां टी है तो इसकी ये कॉपी होता है स्मॉल टी, यहां कैपिटल टी कैपिटल टी। मेरी इधर देख, मेरी तरफ देख, इस स्मॉल टी की कॉपी है ये दोनों, सिस्टर क्रोमेटिड है ना। तो सिस्टर क्रोमेटिड पर क्या होती हैं, जीन सेम होती हैं। क्या होती हैं, जीन सेम है। क्या है, जीन सेम है, इसलिए उसे क्या लिखते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल। भाई अगर किसी की जीन सेम है तो उसे क्या लिखोगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल। इसमें देख जरा, यहां स्मॉल आर है तो यहां क्या होगा, स्मॉल आर, यहां कैपिटल आर, यहां कैपिटल आर, यहां कैपिटल वाई, यहां कैपिटल वाई, यहां कैपिटल वाई, यहां कैपिटल वाई। यहां तक कोई डाउट है बता? मतलब मेरा कहने का मतलब है कि G1 फेज में इसे क्रोमोसोम कहते हैं, G2 फेज में इसे क्रोमोसोम कहते हैं। अब इसका ये जोड़ा है तो इसका भी तो एक जोड़ा बनाऊंगा, वो बना दिया, ये देख। तो ये तेरे पास क्या है, क्रोमैटिड। ये देख बेटा, ये देख, ध्यान से देख, ये कितने क्रोमोसोम है सर, ये 2 हैं। ये भी कितने हैं सर, ये 2 हैं। पर ये किसके हैं, G2 के। ये किसके हैं सर, G1 के। अब यहां पर अगर तू देखेगा, मान ले मैंने यहां पर कैपिटल टी जीन लिख दी, मैंने यहां पर मान ले स्मॉल टी लिख दी, तो मुझे बता कैपिटल टी और स्मॉल टी। यस, यहां पर मैंने कैपिटल आर लिख दिया, यहां पर मैंने स्मॉल आर लिख दिया, या कैपिटल आर लिख दिया मान लेते हैं। तो आप अगर इसके 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 जैसा यहां पर बनाने लगे तो जहां पर कैपिटल टी है उसकी एक और कॉपी कैपिटल टी, यहां पर स्मॉल टी है, इसकी एक और कॉपी स्मॉल टी। तो इन दोनों पर सेम जीन होती है। यहां पर कैपिटल आर लिख दिया, यहां पर कैपिटल आर लिख दिया, यहां पर क्या लिख दिया, कैपिटल आर लिख दिया, यहां पर कैपिटल आर लिख दिया। मेरी बात सुनो ध्यान से, इसमें ये अलग अलग जीन है भाई, ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है, इसको क्या बोलते हैं सर, हेटेरोजाइगस। इसको क्या बोलते हैं सर, होमोजाइगस। यस और नो, यस सर। तो मैं तुझे जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, मैं ये समझा रहा हूं कि हैप्लॉइड डिप्लॉइड किसे कहते हैं, पर उससे पहले तुझे ये समझना पड़ेगा कि भाई क्रोमोसोम ये G1 फेज का तेरे सेल में, सारे सेल में यही मिलता है। ये तो तब मिलेगा जब सेल डिवाइड करेगा। तो नॉर्मली हम ऐसे क्रोमोसोम पढ़ते हैं जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी का मतलब समझ ले। अब बता, थोड़ा सा और लेते हैं इसको, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं चीजों को। अच्छा, मैं अगर तुझे कहूं, ध्यान सुन, मैं अगर तुझे कहूं, मेरी बात सुन ध्यान से, ध्यान सुन, ये हेट्रो भी हो सकता है, होमो भी हो सकता है।
सिस्टर क्रोमेटिड जेनेटिकली सेम होते हैं, यस। अगर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जेनेटिकली सेम हो जाए तो वो होमोजाइगस कंडीशन थी, हेट्रोजाइगस थी, ये बताओ। सिस्टर क्रोमेटिड तो जेनेटिकली सेम होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड तो हमेशा जेनेटिकली सेम होते हैं, यस। अगर नॉन सिस्टर की भी जीन सेम है तो वो होमोजाइगस कंडीशन है, यस 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 यस। आ जाओ, अब मैं थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को एक बार फिर करेंगे, हैप्लॉइड डिप्लॉइड को एक बार फिर करेंगे जो मैंने पीछे बताया। पर मेरी ये बात क्लियर है कि नहीं बताओ? यहां पर एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड है और यहां डबल हो गया, ये ठीक है। मान लो यहां कैपिटल स्मॉल टी है तो स्मॉल टी की 2 कॉपी, कैपिटल टी है तो कैपिटल टी की 2 कॉपी। यहां तक मुझे लग रहा है कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार हैप्लॉइड डिप्लॉइड को फिर से करते हैं, हैप्लॉइड डिप्लॉइड को फिर से करते हैं। चलिए मुझे बताना, ये कितने क्रोमोसोम है? 3। इसको मैंने हैप्लॉइड लिख दिया। कितने क्रोमोसोम है? 3 है, ठीक है। यहां पर कितने क्रोमोसोम है? 6। इसको मैंने क्या लिख दिया? डिप्लॉइड लिख दिया। यहां तो कोई डाउट है किसी को? नहीं। अगर मैंने यहां पर जीन लिख दी कैपिटल टी, यहां पर लिख दी कैपिटल आर, यहां लिख दी स्मॉल वाई, यहां लिख दी कैपिटल टी, यहां स्मॉल टी, यहां कैपिटल आर और यहां स्मॉल आर, यहां पर स्मॉल वाई था, यहां कैपिटल वाई आ गया। अब मुझे बताओ, ध्यान से देखेंगे बेटा। तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। ध्यान से देखें बेटा, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, ये देखो। हैप्लॉइड का क्या मतलब होता है? अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो हैप्लॉइड का मतलब होता है फॉर एनी कैरेक्टर, किसी भी कैरेक्टर के लिए सिंगल जीन होगी। क्या होगी? सिंगल जीन प्रेजेंट होगी, ठीक है। जैसे मान लो मैंने टी लिख दिया, आर लिख दिया, वाई लिख दिया, ऐसे लिख दिया। डिप्लॉइड का क्या मतलब होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिप्लॉइड? फॉर एनी कैरेक्टर, फॉर एनी कैरेक्टर हमारे पास कितनी जीन होगी? 2 जीन होंगी, उसे डिप्लॉइड बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल टी तो ये 2 हो गई, कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी, ये डिप्लॉइड हो गया। इसको अपने ने क्या बोल दिया? डिप्लॉइड बोल दिया। ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? अब मुझे बताना जरा क्वेश्चन से बताना, विच इज हैप्लॉइड? ए, बी, सी, डी। बताओ भाई, कैसे पता चल रहा है? क्या डेफिनेशन है? किसी कैरेक्टर की सिंगल जीन होनी चाहिए। अब यहां पर देख, ये एक कैरेक्टर की कितनी जीन है? 1 2। यहां पर भी एक कैरेक्टर की कितनी जीन है? 1 2। तो ये क्या हो गया? डिप्लॉइड हो गया। यहां पर भी एक कैरेक्टर की कितनी जीन है? 1 2। क्या हो गया? ये डिप्लॉइड हो गया। यहां पर एक कैरेक्टर की कितनी जीन है? ये 1 हो गई। ये क्या हो गई? ये एक और हो गई। ये एक है, ये एक है। यहां पर इस कैरेक्टर की 1 है, बाकी इसकी 1 और 2 है। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा। क्लियर है? ठीक है, क्लियर। अब आपको कैरेक्टर में डाउट है तो ये देखो बेटा, यहां से देख। कैरेक्टर का मतलब होता है, कैरेक्टर का मतलब है, मान ले प्लांट हाइट, उसकी 2 फॉर्म है, 2 फॉर्म है। मान ले एक टॉल है और एक डॉर्फ है। तो प्लांट हाइट की कितनी है? 2 ट्रेट है, ट्रेट है। टॉल क्या है? एक ट्रेट है। डॉर्फ क्या है? एक ट्रेट है। यस और नो? यस सर। तो प्लांट हाइट की 2 ट्रेट है, टॉल और डॉर्फ। तो टॉल को कैसे लिखेगा? मान ले कैपिटल टी से, इसको लिख दिया स्मॉल टी से, सही है। तो किसी कैरेक्टर की 2 हो, दोनों सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। तो अगर 2 मेरे पास प्रेजेंट हो, 2 प्रेजेंट हो, तो उसे डिप्लॉइड बोलेंगे। अब बता जरा, अब बता, विच इज डिप्लॉइड? ए टी
बी टी टी आर आर, सी टी स्मॉल टी आर, डी टी स्मॉल टी आर स्मॉल आर, वाई। अब ये देख, इस कैरेक्टर की अकेले है, इसमें इस कैरेक्टर की दो हैं, इस कैरेक्टर की भी दो हैं, इस कैरेक्टर की भी दो हैं। ये सेम भी हो सकते हैं तब भी डिप्लॉयड होगा। मैं चाहूं तो यहां कैपिटल वाई तब भी दो काउंट करेंगे। इसमें एक है, इसमें एक और दो है, इसमें एक ही रह गई। इसमें एक दो है, इसमें एक दो है, इसमें एक रह गई। तो ये पूरी तरह से डिप्लॉयड नहीं है, ये भी पूरी तरह से डिप्लॉयड नहीं है, पर इसमें हर एक कैरेक्टर की इसकी 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 दो दो हैं। तो ये क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया, डिप्लॉयड हो गया। आंसर आ गया बी। समझ में आ रहा है तुझे डिप्लॉयड और हैप्लॉयड का मतलब? अब ये क्वेश्चन मान ले तुझे ऐसे आ जाए, क्वेश्चन ऐसे आ जाए, जीनोटाइप ऑफ वेजिटेटिव सेल। अब यहां पर उसने लिख दिया है टी आर कैपिटल वाई, फिर उसने लिख दिया टी आर वाई, फिर उसने लिख दिया है टी टी, फिर उसने लिख दिया है वाई वाई। अब इधर देख, अब आपको पता होना चाहिए वेजिटेटिव सेल हैप्लॉइड है, तो इसमें से हैप्लॉइड देखना मैंने, आंसर क्या आ जाएगा बी। इसमें देख दो हैं, इसमें देख दो हैं, इसमें देख एक, ये एक, पर ये यहां दो हो गई। मुझे क्या चाहिए, एक कैरेक्टर की एक एक चाहिए, ये री बी आएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया? हैप्लॉइड डिप्लॉइड कैसे देखते हैं, हैप्लॉइड डिप्लॉइड कैसे देखते हैं, ये समझ में आ गया? अगर आपसे कोई कहे कि डाई हाइब्रिड और डिप्लॉइड में क्या फर्क है, सुन मेरी बात सुन, ध्यान से देखियो, ध्यान से समझियो मैं जो तेरे को बोलने वाला हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से समझिए। मान ले मैंने ये बना दिया, मैंने ये बना दिया, मैंने ये क्रोमोसोम बना दिया, इस पर लिख दी मैंने कैपिटल टी, इस पे स्मॉल टी जीन, इस पे कैपिटल आर, इसमें स्मॉल आर, इस पे कैपिटल वाई, इस पे स्मॉल वाई, इस पे कैपिटल डी, इस पे स्मॉल डी लिख दिया। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनियो, डायहाइब्रिड और डिप्लॉइड में क्या रिलेशन है थोड़ा सा समझते हैं। आप लोगों को यह बात समझ में आ रही है कि हैप्लॉइड है? आप लोगों को यह बात समझ में आ रही है हैप्लॉइड है? यह चीज हैप्लॉइड है, यह समझ में आ रही है? यस। आपको यह समझ में आ रही है कि यह भी हैप्लॉइड है? यस। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं ध्यान सुन, अगर मैं इन दोनों को साथ लिखूं, कैपिटल टी स्मॉल टी को, ये कितना कैरेक्टर, ये एक कैरेक्टर है ना, ये एक कैरेक्टर की बात हो रही है। तो जब एक कैरेक्टर की बात हो तो उसे मोनोहाइब्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोहाइब्रिड। अब जैसे मैं लिख रहा हूं कैपिटल टी स्मॉल टी, तो आप जरा समझो, उसमें मैंने ये वाला भी ले लिया और ये वाला भी ले लिया, मतलब मैंने दोनों हैप्लॉइड में से एक एक ले लिया। तो इसे आप क्या लिखोगे? डिप्लॉइड लिखोगे। लेकिन ये एक ही कैरेक्टर के लिए हो रहा है, तो इसको साथ में क्या लिखोगे? मोनोहाइब्रिड लिखोगे। यस। और मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, ध्यान से देखना, अब मैंने क्या किया, ये और ये ले लिया। तो मैंने क्या किया बेटा, क्या इन दोनों में से कोई लिया? नहीं, मैंने टी और आर लिया है। तो टी और आर को आप क्या लिखोगे? हैप्लॉइड, क्योंकि आपने हैप्लॉइड में से लिया है। पर कितने कैरेक्टर ले लिए? एक कैरेक्टर ले लिया और दूसरा कैरेक्टर ले लिया, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? डाई हाइब्रिड। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अगर आपसे कोई कहे कि ये जो लिखा हुआ है मैंने, ये हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड, आप देखो, एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से, क्या ये मैं ऐसे भी ले सकता हूं? क्या मैं ये ऐसे भी ले सकता हूं? मुझे बताना ये गलत है कि सही है। क्या मैं ऐसे भी ले सकता हूं? हाँ, ले सकते हैं भाई। इस जोड़े में से एना फेज 1 में कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे पता नहीं, इसमें से भी कौन ऊपर नीचे जाएगा पता नहीं, इसमें से भी कौन ऊपर नीचे जाएगा पता नहीं, इसमें से भी कौन ऊपर नीचे जाएगा पता नहीं। तो आप इन दोनों में से भी कोई ले सकते हो, इन दोनों में से भी कोई लग सकते हो।
तो इसको क्या बोलोगे? हैप्लॉइड बोलोगे। और उसके साथ क्या लिख सकते हो? टेट्रा हाइब्रिड लिख सकते हो। टेट्रा मतलब 4 हो गया। यस। अब मैं आपसे कहूं मैंने लिख दिया टी, मैंने लिख दिया आर, मैंने लिख दिया वाई, तो मैंने ये क्या लिखा है बेटा? हैप्लॉइड लिखा है, डिप्लॉइड लिखा है? सर हैप्लॉइड लिखा है। और हैप्लॉइड के साथ मैंने क्या लिखा है? ट्राई हाइब्रिड, मतलब 3 अलग अलग कैरेक्टर की बात करिए, 1 2 3। यस। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ऐसे, तो मैंने क्या लिखा है? इसके देखो बेटा, ये 2 ले लिए, उसके अलावा ये और ऐसा एक और ले लिया, तो ये क्या हो गया? सर डिप्लॉयड हो गया। डिप्लॉयड समझ में आता है? डिप्लॉयड समझ में, डिप्लॉयड कैसे देखा मैंने कैसे देखा डिप्लॉयड? ध्यान से सुन। इस कैरेक्टर पे 2 होनी चाहिए, इस कैरेक्टर पे 2 होनी चाहिए, डिप्लॉयड हो गया। और कितने कैरेक्टर की बात हो रही है? 1 और 2, तो इसे क्या लिखेगा? डाई हाइब्रिड। यस, बता बेटा, तुम्हें यह भी नहीं आता, बहुत सारे बच्चों को, मैं जेन्युइन बता रहा हूं तुझे, तुम्हें इसीलिए दिक्कत हो रही थी जब मैं तुम्हें एंडोस्पर्म लिख रहा था ना, एंडोस्पर्म लिख रहा था, तो एंडोस्पर्म जो होता है वो 3n होता है। तो एंडोस्पर्म अगर 3n है तो वो ऐसा हो सकता है भाई। 3n का क्या मतलब है? 1 2 3, 3n है ये, या ये 3n है? कौन सा 3n है भाई? ये 3n है या ये है? ऊपर वाला नीचे वाला? ये वाला 3n है भाई। n कैसे डिसाइड करते हैं? 1 2 3, 1 2 3, इसलिए 3n हो गया। ये ट्राई हाइब्रिड है। कंफ्यूज्ड नहीं? आ गया समझ? ये ट्राई हाइब्रिड है, पर ये डिप्लॉयड है। यस। मान लो मैं तुम्हें कहूं विच इज जीनोटाइप ऑफ मेल गैमेट इन पॉलन, क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। कैसे? 1 2, देख रहे हो? अलग अलग है, इस दोनों में से एक है, इन दोनों में से एक है, दोनों में से, इनमें से एक, इनमें से एक, कुछ भी हो सकता है, एनीवन। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, यस, ये हैप्लॉइड है, यस, ये हैप्लॉइड है, यस, इसलिए ऑल। आ रहा समझ? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसीलिए बहुत सारे लोग डाई हाइब्रिड और डिप्लॉयड में फर्क नहीं समझते। अगर मुझे ट्रिप्लॉइड लिखना है तो ये ट्रिप्लॉइड नहीं है भाई, ये डिप्लॉयड है, क्योंकि हर एक कैरेक्टर की 2 जीन है। ट्रिप्लॉइड का मतलब ये होता है, ये भी ट्रिप्लॉइड है, ये भी ट्रिप्लॉइड है। समझ में आया? हर एक कैरेक्टर की ये नहीं है ट्रिप्लॉइड, ये 3n है, ये 3n है, ये 3n है। फर्क क्या है? यहां सिंगल कैरेक्टर लिया है, यहां सिंगल कैरेक्टर लिया है, यहां 2 कैरेक्टर लिए हैं, यहां 3 कैरेक्टर लिए हैं, पर कम से कम 3 होनी चाहिए। कुछ आया? कुछ आया नहीं आया? और लास्ट चीज देख लेते हैं, लोकस, या कल करें? कल स्टार्ट कर देंगे। लोकस बता देता हूं मैं, बात सुन ध्यान से। लोकस सिंपल है। यहां मान ले कैपिटल टी दे रखा है, यहां स्मॉल टी दे रखा है। अरे इसको लोकस कहते हैं, इसको कहते हैं एक लोकस। एक लोकस का मतलब एक कैरेक्टर होता है। यहां क्या है? प्लांट हाइट है, मान लेते हैं, ठीक है। यहां पर मैंने
कैपिटल आर लिख दिया, यहां स्मॉल आर लिख दिया, तो ये भी क्या एक लोकस है। ये हो गया सीड शेप। यहां मैंने लिख दिया कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ये क्या है, ये भी लोकस है, ये भी एक लोकस है। सही है, ये भी क्या है, एक लोकस है। अब मुझे तेरे से एक सवाल पूछना है, ये लोकस कैसा है सर, होमोजाइगस है। ये वाला लोकस कैसा है सर, ये हेट्रो है, ये भी हेट्रो है। सही है। तो अगर मैं तुझे क्वेश्चन दूं, ध्यान से सुन बेटा, मैं अगर तुझे व्हाट इज लोकस, लोकस का मतलब होता है फॉर एनी कैरेक्टर, एनी कैरेक्टर हमारे पास जीन्स जो होती हैं आर प्रेजेंट पैरेलल लोकेशन पे, ऐसे पैरेलल होती हैं, ऐसा नहीं हो सकता प्रेजेंट ऑन पैरेलल लोकेशन पर, पैरेलल लोकेशन पर होती हैं, जिनको हम कहते हैं नोन एज लोकस, नोन एज उसको हम लोकस बोल देते हैं। ये गलत है बेटा। अगर कभी आपको ऐसा बना हुआ दिखे जिसमें यहां कैपिटल टी और यहां स्मॉल टी दिखे, ये गलत है, गलत है। समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता कि यहां पे आर लिख दिया, क्योंकि एक ही लोकस पर ये टॉल है तो ये ड्वार्फ आ सकता है। एक ही कैरेक्टर की जीन एक लोकस पे आती है, यहां तक समझ में आ रही है। एक क्रोमोसोम पर एक से ज्यादा लोकस हो सकता है। फॉर, ये देख रहे हो तीन लोकस बना दिए, फॉर वन क्रोमोसोम क्या होगा, मोर देन वन लोकस, और उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, लोकाई। यस, ये समझ में आ रहा है। और लोकस कैसा हो सकता है, लोकस कैन बी होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। ठीक है, इसमें बताना जरा नंबर ऑफ लोकस। नंबर ऑफ लोकस बताओ। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, 4, 5। बताओ भाई, बताओ कितने लोकस हैं सर, 2 हैं। ठीक है, और अगर मैं बताना जरा क्या है, बताओ भाई कितने लोकस हैं सर, ये अलग कैरेक्टर का, ये अलग कैरेक्टर का, सर ये 2 हैं, पर क्या हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, हैप्लॉइड है, तो बी आएगा, बी आएगा। अच्छा, ये भी बढ़िया लगा मुझे। और अगर मैं तुझे ये बोल दूं, इधर देख बेटा, इधर देख, इधर देख, अगर मैं तुझे ये बोल दूं मेरे पास 3 लोकस ऑल होमोजाइगस, 2 लोकस ऑल हेट्रो, 3 लोकस 2 हेट्रोजाइगस, एंड हैप्लॉइड, 3 लोकस 1 होमोजाइगस एंड डिप्लॉइड। कौन सा सही है भाई, जल्दी बता कौन सा सही है। देख मेरी बात सुन ध्यान से, 3 कैरेक्टर हैं तो 3 लोकस तो हैं, 1 2 3 लोकस तो हैं, इसमें से ये हेट्रो है, ये हेट्रो है, तो 3 लोकस 2 हेट्रो, ये ठीक है, लेकिन क्या ये हैप्लॉइड है, नहीं डिप्लॉइड है, 1 2, ये डिप्लॉइड है, तो ये गलत हो गया, ये ठीक आएगा। 3 लोकस 1 होमोजाइगस डिप्लॉइड है।
डी आएगा? ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, चलो एंड करते हैं। ठीक है, सेशन को यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं फिर बाद में। बाय, इतना कर लेना, कल पढ़ेंगे आगे। पीडीएफ अपलोड कर रहे हैं तुरंत। यस।